छत्तीसगढ़ में अगले साल चुनाव होने हैं। उसके पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा दांव खेलते हुए हर हालत में राज्य के अधिकारियों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर भी लग गई है। अब सीएम भूपेश बघेल इसे बड़ा फैसला बता रहे हैं और केंद्र पर 17,000 करोड़ रुपए वापस नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं मंत्री रविंद्र चौबे ने इस फैसले को स्वागत योग्य कदम बताया है। ओपीएस एक बड़ा फैसला है, उसमें भी अड़ंगा है। देखो, अभी मैं अड़ंगे की बात कर रहा हूँ तो कम अड़ंगा नहीं लगाया जा रहा है। ओपीएस में भी भारत सरकार के जो 17,000 करोड़ रुपया कर्मचारियों को वहाँ रुका है, हमको वापस कर दे। सारे कर्मचारी संगठन की मांग है कि ओपीएस लागू होना चाहिए, तो एनपीएस के नहीं पसंद कर रहे हैं, तो कर्मचारियों की मांग पे हमने ओपीएस लागू किया और आज ओपीएस जो नए प्रावधान के साथ यहाँ लागू होगा। भारत सरकार पैसा तुरंत दे न दे, लेकिन यहाँ के कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिलेगा। लोक सेवकों को अप्रैल 2022 से ही छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि का सदस्य माना जाएगा। 1 नवंबर 2004 या उसके बाद नियुक्त तिथि से 31 मार्च 2022 तक एनपीएस खाते में जमा कर्मचारी अंशदान और उस पर अर्जित लाभांश शासकीय कर्मचारियों के एनपीएस नियमों के तहत देय होगा। कर्मचारियों को राज्य शासन के अंशदान और अर्जित लाभांश जमा करने पर ही पुरानी पेंशन की पात्रता होगी। पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2022 से ही छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि का सदस्य माना जाएगा और 1 नवंबर 2004 या उसके बाद नियुक्ति तिथि से 31 मार्च 2022 तक एनपीएस खाते में जमा कर्मचारी अंशदान और उस पर अर्जित लाभांश कर्मचारी को एनपीएस नियमों के तहत देना होगा। वहीं इस फैसले पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को मोहरा बनाकर राशि दुरुपयोग करने की योजना बना रही है। घोषणा राज्य सरकार के द्वारा की गई है तो केंद्र के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए। दूसरी बात, शपथ पत्र की जो बात आ रही है कि शपथ पत्र भरे, आखिर शपथ पत्र किस बात के? आपने सब लोगों को छलने का काम किया है। हमारे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी साथियों को ये मोहरा बनाकर उनको उलझाकर न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम के बीच में ये अपना राशि दुरुपयोग करने की योजना बना रहे हैं। इनका दो ही उद्देश्य है, 14% राशि कर्मचारियों के खाते में जो दिया जाता था उसे ना देना पड़े। बहरहाल चुनाव से पहले सरकार ने यह फैसला लेकर मास्टर स्ट्रोक खेला है। अब आने वाले चुनाव में इस फैसले का क्या फायदा होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी इस फैसले को कर्मचारियों को गुमराह करने वाला बता रही है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। ओपीएस लागू कर भले ही राज्य सरकार अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन ओपीएस की राह उतनी आसान लगती नहीं। पहला अड़ंगा तो केंद्र ने उस वक्त डाला जब एनपीएस की राशि को केंद्र ने लौटाने से साफ इनकार कर दिया। राज्य सरकार के कई दफा लिखे जवाब का भी अनुकूल जब जवाब नहीं आया, तो आज कैबिनेट में एक फैसला ओपीएस को लेकर सामने आया कि जिसने कर्मचारियों के बीच असमंजस्य की स्थिति पैदा कर दी है। हालांकि कर्मचारी इसे लेकर बहुत ज्यादा समझ पाने की हालात में फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन अंदर ही अंदर आक्रोश जरूर सुलग रहा है। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। तो ओपीएस का मुद्दा क्या राज्य और केंद्र दोनों के लिए मुश्किलों से भरा हो गया है? क्या आने वाले दिनों में कर्मचारियों की राह ओपीएस को लेकर मुश्किलों में घिरने वाली है, या राज्य सरकार ने अपने हिस्से का टेंशन कर्मचारियों के माथे पर मढ़ दिया है? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, एनपीएस वर्सेस ओपीएस। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कमल वर्मा जी, कर्मचारी नेता हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी जी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ अभय नारायण राय जी मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, अब तो अरपा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी। बहुत स्वागत करता हूं भाई जी। सबसे पहले मैं चलता हूं कमल जी के पास। कमल जी, आज के डिसीजन को सबसे पहले तो देखिए, कर्मचारी हैं आप, कर्मचारियों से बेहतर कोई कुछ चीज समझ नहीं सकता इस पूरे एनपीएस और ओपीएस का जो मकड़ जाल है। किसी को समझ में आ रहा है, किसी को नहीं समझ में आ रहा है। आप एक कर्मचारी हैं, आपको आज का डिसीजन कैसा लग रहा है और सीधे तौर पर आप कैसे देख रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं। कमल जी, देखिए, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन
पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए निरंतर संघर्षरत रहा है। और हमने इस संघर्ष में जो आपका योगदान रहा आपके चैनल का, उसके लिए भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज ने ये डिबेट रखा, इसके लिए भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज जो है कैबिनेट में जो दिशा निर्देश जो जारी होना है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसके संबंध में जो प्रारूप है उसका अनुमोदन आज कैबिनेट ने दिया है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो जानकारी हमको मिल रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, इसके अनुसार जो है 1 नवंबर 2004 से 31 मार्च 2022 तक के जो कर्मचारी है जो एनपीएस में आएंगे, और 1 अप्रैल 2022 से जो कर्मचारी है वो ओपीएस में आएंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो प्रारूप जो है इसका जो अभी आना शेष है। एनपीएस के बारे में हम लोग समझ लें, एनपीएस में कर्मचारियों का योगदान और सरकार का योगदान 10-10% का योगदान रहता था, और वो जो पैसा है जो पीएफआरडीए जो नई दिल्ली में जो एक रेगुलेटरी फंड है वहाँ वो पैसा जाकर जमा होता था एनएसडीएल मुंबई के माध्यम से, और वो जो पैसा है वो कर्मचारियों का पैसा और सरकार का पैसा, दोनों का पैसा वहाँ पे जमा होता है। अब एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये एनपीएस है, पुरानी पेंशन योजना को जो है जब इसको समाप्त किया गया और इसे जब प्रदेश में लागू किया गया नवंबर 2004 में, उस समय सभी राज्यों से इसकी सहमति ली गई। राज्यों की सहमति ली गई, उसके बाद में इसको एक कानून का रूप दिया गया। यह एक सच्चाई है, इसको हमको स्वीकारना चाहिए। लेकिन जब इस योजना का इम्प्लीमेंट हुआ, उसके बाद जब इसका क्रियान्वयन किया गया, उस समय जो है इसमें तरह तरह की जो कठिनाइयाँ जो है कर्मचारियों को अनुभव हुआ। कई प्रकार की इसमें दिक्कतें थी। कर्मचारी कई लोग जो रिटायर हो रहे हैं उनको किसी को 2,500 पेंशन मिल रहा है, किसी को 4,000 पेंशन मिल रहा है। इस योजना को कर्मचारियों को समझ में ठीक से न तो केंद्र सरकार ने समझाया न राज्य सरकार ने समझाया। अब हमको ये लगने लगा कि यह जो योजना है नवीन पेंशन योजना, यह कर्मचारी हित में नहीं है। इसीलिए सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश के हर राज्यों में इसका विरोध हो रहा है। इस योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के जो हमारे नेतागण हैं, मेरी उनसे भी बात होती रहती है, उनका भी कहना है कि जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया तो उनसे कोई अभिमत नहीं लिया गया, उनसे इस संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई। अब ये जो आज जो जिस तरह का जो प्रारूप सामने आ रहा है, उसके हिसाब से जो पुरानी पेंशन योजना को यदि लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा। इसमें जो है 2 टाइप का शपथ पत्र रहेगा। एक, यदि आप पुरानी पेंशन योजना में जाना चाहते हैं या नवीन पेंशन योजना में रहना चाहते हैं, दोनों विकल्प और एक ही बार देना होगा। वो अपरिवर्तनीय है, उसको बाद में उसको विड्रॉ नहीं किया जा सकता। अब सरकार का ये कहना है कि 1 नवंबर 2004 से 31 मार्च 2022 तक का जो पैसा जमा है एनएसडीएल के पास में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, उस पैसे का जो आहरण है वो जो है एनएसडीएल का जो रूल्स रेगुलेशन है उसके हिसाब से उसका आहरण होगा। उसके लिए राज्य सरकार कोई भी नियम बनाने का राज्य सरकार को भी फिलहाल वर्तमान में कोई अधिकार नहीं है। अब सरकार का ये कहना है यदि आपको पुरानी पेंशन योजना चाहिए तो जो सरकार का जो अंशदान है और उसका जो ब्याज है, उसका जो लाभांश है, वो कर्मचारी के खाते में आएगा भविष्य में जब वो सेवानिवृत्त होगा, रिटायर होगा। उस पैसे को आपको जो है राज्य सरकार के खाते में जमा करना होगा। उसके लिए आपको शपथ पत्र भरना होगा। ऐसा मुझको ऐसा इस प्रारूप से लग रहा है। लेकिन जब ये दिशा निर्देश जो जारी होगा वो जब हमारे सामने आएगा तो हमारे जो फेडरेशन के साथ में 109 संगठन जुड़े हुए हैं, उसके प्रांताध्यक्ष लोगों के साथ में मीटिंग करूंगा और मीटिंग करने के बाद में ही इसके संबंध में सोशल मीडिया हो चाहे सार्वजनिक रूप से कोई बयान दूंगा। सब कर्मचारियों के मुद्दे को लेकर क्या रुख है भारतीय जनता पार्टी का? क्या है, एनपीएस चाहिए, ओपीएस चाहिए? बिल्कुल क्लियर बताइए, क्या रुख है आप लोगों का भारतीय जनता पार्टी का? कि ये एनपीएस और ओपीएस कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस पार्टी देश भर में भ्रम फैलाने का काम कर रही है। वास्तविकता यह है कि मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय में यह चेंज किया गया, और आज जो ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का ये बयान है कि 17,000 करोड़ रुपए केंद्र को लौटाने चाहिए, क्या केंद्र से पूछ के इन्होंने जनता से वादा किया, कर्मचारियों से वादा किया जो आज केंद्र से पैसा लौटाने की बात करते हैं? कहीं न कहीं जिस प्रकार से इन्होंने आज कैबिनेट की बैठक में पारित किया है ओपीएस के मामले में,
तो घुमा फिरा वाली बात दिखती है। हलफनामा जमा कराना पड़ेगा, वहाँ की जमा राशि को लाना पड़ेगा, है एफिडेविट के माध्यम से बोलना पड़ेगा। उसके बाद ये चॉइस दी गई कि न्यू पेंशन स्कीम या ओल्ड पेंशन स्कीम, दोनों में आप किस में रहना चाहते हैं। तो आप सीधा सीधा क्यों नहीं निर्देश जारी करते कि जो भी क्षतिपूर्ति होगी वो राज्य भरेगा, केंद्र के सहारे कोई हमने घोषणा नहीं की है। केंद्र को क्यों देख रहे हैं केंद्र की तरफ? छोटे छोटे मामले में केंद्र को उलझाने का प्रयास करते हैं। देश भर के लिए कानून बनता है, कोई एक राज्य के लिए अलग से कानून बनता नहीं। केंद्र सरकार की अपनी एक जिम्मेदारियां हैं, केंद्र अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। आप अगर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना चाहते हैं तो आप अपने दम पे करिए ना। फिर ये घुमा फिरा वाली बात क्यों करते हैं कि आपको हलफनामा देकर ये कहना पड़ेगा, वहाँ से पैसा जमा हुआ, पैसा लाना पड़ेगा। ये कहाँ से कर्मचारी इतने परेशानियों को झेलेगा? तो निश्चित रूप से राजनीतिक लाभ के लिए, चुनाव में लाभ लेने के लिए गुमराह करने का सीधा सीधा प्रयास है सरकार का। अभय जी, शपथ पत्र क्यों जब आप दे रहे हैं, आप मान रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए ज्यादा हितकर है, दे दीजिए ओपीएस। ये जबरदस्ती कर्मचारियों को उलझाने वाली बात आ रही कि आप शपथ पत्र दीजिए, फिर वहां का पैसा लाइए, यहां जमा कराइए, फिर यहां, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिस दिन रिटायर हो उसी दिन सेंट्रल गवर्नमेंट इनको पैसा दे दे। ऐसा नहीं लग रहा कि थोड़ा उलझनों भरा ये डिसीजन है? बहुत अच्छी बात है, कर्मचारी संघ स्वागत कर रहा है ओल्ड पेंशन स्कीम का, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो शपथ पत्र वाली बात आ रही है, सेंट्रल से पैसा लाकर जमा करने की बात आ रही है, ये थोड़ा सा उलझनों भरा नहीं लग रहा है भाई जी? आदित्य जी, अभी कमल वर्मा जी ने पूरी बातें स्पष्ट कर दी हैं। मैं डिबेट में बोलने के पहले सर्वप्रथम आज देश के प्रधानमंत्री की माताजी का निधन हुआ है, मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय हमारे फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हुआ, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कमल वर्मा जी के बात सुनने के बाद कोई बात स्पष्ट करने की कांग्रेस को आवश्यकता नहीं है। जिस दिन भूपेश बघेल ने ये घोषणा की थी और ओपीएस लागू किया था, उस दिन इस प्रदेश के कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया था, फटाके फोड़े थे। इसलिए किया था कि ये जो पुरानी स्कीम है, जिसका गला भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 99 और 2004 के बीच में घोटा और कर्मचारियों का अहित किया। कर्मचारी चाहते थे कि ये लागू हो, और जैसे राजस्थान में लागू हुआ, छत्तीसगढ़ में लागू हुआ, अब तो हम हिमाचल में भी लागू करेंगे, तो लोगों ने स्वागत किया। एफिडेविट इसलिए करना पड़ रहा है आदित्य जी, एक तो मेरी आवाज इको हो रही है, दूसरा लगातार आपके स्टूडियो से और भी आवाजें आ रही हैं जी। बातें अभय जी 2 मिनट रुक जाइए, मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा कि एक बार रेक्टिफाई कराए क्या दिक्कतें आ रही है, फिर मैं आपके साथ जुड़ूंगा। मैं एक बार फिर से कमल जी के पास चलता हूं, टेक्निकल टीम से कहूंगा कि एक बार उसको वेरीफाई कराए क्या दिक्कत आ रही है। कमल जी, ये जो बात आ रही है, क्या आप लोग शपथ पत्र के लिए तैयार हैं? और ये एनपीएस वर्सेस ओपीएस, ये एनपीएस की राशि लौटानी पड़ेगी, क्या रुख क्या है कर्मचारी संगठनों का ये तमाम चीजों को लेकर? देखिए, मैं पहले ही इस मुद्दे पर मैंने अपना विचार रख चुका है। मेरा कहना यह है कि चूंकि ये जो दिशा निर्देश की कॉपी जो है अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, कैबिनेट की बैठक आज ही हुई, 1-2 दिन लग जाता है आदेश जारी होने में। जब उसमें आदेश का प्रारूप को हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे हमारे साथियों के साथ में, उसके बाद में यदि हमको लगेगा ये कर्मचारी हित में नहीं है तो हम सरकार को सुझाव देंगे। यदि सरकार हमसे संवाद करना चाहेगी तो हम सरकार के साथ बैठेंगे। और जैसे अभी मुझे जो सुनाई पड़ रही है, जैसे अलग अलग राज्य के जो कर्मचारी नेता है उनसे हम संपर्क में रहते हैं। झारखंड में जब लागू हुआ तो वहाँ पर भी कर्मचारी संगठनों ने कुछ मुद्दे को लेकर विरोध किया, उसके बाद फिर उसमें एक संशोधित आदेश भी जारी हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ जो है एक ही साथ, यदि खुला है रास्ता तो एक ही साथ उस सारे समस्याओं का समाधान हो, ऐसा कभी भी किसी भी योजना को इम्प्लीमेंट करो तो ऐसा नहीं होता। तो इसमें भी किसी प्रकार के यदि कोई संशोधन की आवश्यकता होगी तो हम सरकार के साथ संवाद करेंगे और उसको जो गतिरोध है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से इस बात को मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा
ये जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं तो लोगों के बीच में जो असमंजस की स्थिति थी, जो दिशा निर्देश जारी नहीं हो रहे थे, जिसके कारण जो है लगभग जो है 1 नवंबर 2004 के बाद से लगभग 2400 कर्मचारियों अधिकारियों की जो मौत हुई है, और उसके साथ ही जो है कई अधिकारी कर्मचारी जो है अनिवार्य सेवानिवृत्ति ले चुके हैं। तो उनका जो पेंशन का जो प्रकरण है उसका निराकरण अब हो पाएगा भविष्य में, ऐसा रास्ता आज खुल गया है। अभय जी, अगर आपको आवाज क्लियर आ रही तो अपनी बात कंटिन्यू करिए। अभय जी, मैं वही कह रहा था कि कमल वर्मा जी के स्पष्टीकरण के बाद और भूपेश बघेल जी चाहे जो भी योजना लाते हैं, किसान की योजना लाए तो इन्होंने कहा कि आप अगर बोनस देंगे तो हम समर्थन मूल्य के बाद कोई भी बोनस राशि देंगे तो आपका चावल नहीं लेंगे। हमने उसका राजीव न्याय योजना के तहत रास्ता निकाला। आज आरक्षण हमने पास करके विधेयक हमने भेजा साइन करने के लिए, तो उसमें किंतु परंतु कर रहे। वही स्थिति इसको लेके था। एनपीएस का पैसा कर्मचारियों का काटा हुआ पैसा है, वो केंद्र सरकार का पैसा नहीं है। सुंदरानी जी, कर्मचारियों के तनख्वाह से जो पैसा आपने काटा है 17,000 करोड़ रुपए, वो हम आपसे वापस मांग रहे हैं, जिसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं वहां रख के। वो पैसा आएगा, उनके खाते में जमा होगा और वो ओपीएस में शामिल हो जाएंगे। लेकिन आपके केंद्र के किंतु परंतु के कारण, श्रम विरोधी नीति के कारण, आपके पूंजीवादी सोच के कारण हमको ये आज कैबिनेट में लाना पड़ा कि 2022 के बाद हम ओपीएस लागू कर रहे हैं। आप 2 एफिडेविट कर्मचारी देगा कि हम वर्तमान में ओपीएस में रहेंगे और एनपीएस का पैसा कर्मचारी के खाते में आएगा, वो राज्य सरकार के खाते में वापस कर देगा, तो 2004 से वो इसमें शामिल हो जाएगा। कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई असमंजस नहीं है। कर्मचारी को हमने ऑप्शन दिया है, वो जैसा चाहे वैसा करेगा। हमारा कोई उस पर अनिवार्यता नहीं है कि आपको एफिडेविट देना ही है। आप फैसला लीजिए, आप उसमें विचार करिए। और हमने कोई भी काम कर्मचारी संगठन से पूछ के ही करते हैं। आज भी कमल वर्मा जी के इस निर्णय का, इस विचार का स्वागत करता हूं कि अगर संशोधन की आवश्यकता होगी, कोई कमी दिखेगी, तो आज कैबिनेट में पास हुआ है, विस्तृत ब्यौरा आ जाएगा, तो हम कर्मचारियों से बात करके संशोधन करेंगे। एक बात स्पष्ट है कि भूपेश बघेल सरकार कर्मचारियों के साथ है, पूंजीपतियों के साथ नहीं है। भूपेश बघेल सरकार उस स्कीम को लागू कर रही है जिसकी मांग कर्मचारी कर रहे थे इस देश से, प्रधानमंत्री से। लेकिन प्रधानमंत्री को सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए नीति बनाना है, पूंजीपति मित्रों के लिए नीति बनाना है। केंद्र सरकार आने के बाद 2014 के बाद तो श्रम नीति समाप्त हो गई साहब। अब श्रम नीति पूंजीपति नीति हो गई है। आप यूनियन नहीं बना सकते, आप अपनी बात नहीं कर सकते, आप फैक्ट्री मालिक के खिलाफ सोच नहीं सकते। ये जो मालिक और मजदूर बना दिए गए ना, पहले मजदूर मालिक होता था, अब आपने मालिक अलग कर दिया, मजदूर अलग कर दिया। इसको भी देश देख रहा है। आज भूपेश बघेल सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है और आगे भी हम कर्मचारियों के साथ रहेंगे। ठीक है, 17,000 करोड़ रुपए मांग रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कर्मचारियों के पैसे मांग रहे हैं। सुंदरानी जी, वापस करवा दीजिए ना भाई, कर्मचारियों के पैसे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को तो देना ही पड़ेगा। कोई ऐसा तो नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जीवन भर के लिए जमा है। भाई कमल जी की सैलरी में से काट कर आप पैसा जमा करवा रहे हैं वहां पर एनपीए में, तो निश्चित तौर पर एनपीएस में, तो फिर आप वापस करने में दिक्कत क्यों नहीं दे रहे हैं 17,000 करोड़? सुंदरानी साहब, देखिए आदित्य जी, कर्मचारियों का पैसा कर्मचारियों को मिलेगा, भूपेश बघेल को क्यों मिलेगा? कर्मचारी अगर चाहेंगे अपने समय समय पे उनको पैसा उनके खाते में आएगा। रिटायरमेंट में जो नियम कानून बने हैं, कोई नियम कानून नरेंद्र मोदी जी ने नहीं बनाए हैं, मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय से ही बने। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने खत्म की थी पुरानी पेंशन योजना जी। 2004 के बाद 10 साल तक यूपीए गवर्नमेंट रही, क्यों नहीं इन्होंने इस बात को उठाया, क्यों नहीं इन्होंने नियम लागू किया? अगर अटल जी की सरकार में ये नियम लागू हुए थे, और 2004 में तो अटल जी की सरकार जा चुकी थी, 2004 में मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, 2014 तक रही। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि केंद्र सरकार जो कर्मचारियों का पैसा देना चाहती है देगी, वो भूपेश बघेल जी को लौटाएगी 17,000 करोड़। क्यों लौटाना चाहिए? अगर कर्मचारी अपना पेंशन, ओल्ड पेंशन, न्यू पेंशन की बात ये कर रहे हैं, करें। ये सिर्फ नेतागिरी कर रहे हैं। इनको सिर्फ मोदी जी को कटघरे में खड़ा करना, केंद्र पे आरोप लगाने के अलावा कुछ भी नहीं है। और कर्मचारी भी थोड़े दिनों बाद जब पूरी बात समझ में आएगी, इन्होंने जो आज लागू किया ओल्ड पेंशन को, कहीं ना कहीं इसमें जो घुमा फिराव है वो कहीं ना कहीं ये बात को प्रदर्शित करेगा और कर्मचारी इसके खिलाफ खड़ा होगा। प्रदेश
जी सुंदरानी साहब, मैं और कमल जी, एक आंकड़ा है, मैं आपके साथ जरूर उसको बताना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश के कुल टैक्स का कलेक्शन का 80% केवल पेंशन पर खर्च होता है। बिहार में 60%, पंजाब में 35%, राजस्थान में 31% और छत्तीसगढ़ में भी फिलहाल 25%। ये सबसे बड़ी बात है कि इतना पैसा अगर ये सब चीजों में खर्च होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च कहां से आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा, ये तो खैर सरकार को देखने वाली बात होगी। लेकिन अभय जी, ये बात है कि पुरानी पेंशन की जो अभी तक की स्थिति में जो दिख रहा है, ये ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कई कर्मचारी संगठन ये आरोप लगाए कि झारखंड की 2 कॉपी करके आपने रखने दी है, राजस्थान में जो देखा आपने, राजस्थान की देखा सीखी आप कर रहे हैं, बहुत हड़बड़ी में लिया गया डिसीजन तो नहीं? क्योंकि इसमें अमेंडमेंट होंगे, कमल जी भी कह रहे हैं, कुछ बातें हैं झारखंड में भी उन्होंने की, झारखंड में भी अमेंडमेंट हुआ, उसमें संशोधन हुआ, क्या यहां पर ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत हड़बड़ी में लिया गया डिसीजन? अभय जी देखिए, कांग्रेस का निर्णय है और कांग्रेस की सरकार जहाँ जहाँ है या जहाँ सत्ता में हमारी भागीदारी है वहाँ हम इसको लागू कर रहे हैं। राजस्थान से प्रारंभ हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, झारखंड में हमारी सरकार संयुक्त सरकार है तो वहाँ भी ये लागू हो रहा है, और हिमाचल में तो हम चुनाव पूर्व वादा करके वहाँ आए और लोगों ने। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि जो पुरानी पेंशन स्कीम के लाभ थे उनको आप पढ़ेंगे आदित्य जी। आज क्या हुआ है कि एक समय था इस हिंदुस्तान में कि मजदूर संगठन सरकार बनाते थे और बिगाड़ते थे। आज इन लोगों ने धार्मिक संगठन की ओर मोड़ दिया है। आज तमाम प्रकार के धार्मिक संगठन इन लोगों ने खड़े कर दिए। मैं तो कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार अपने मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ से बात कर ले, वो भी एक मजदूर संगठन है, उनके नेताओं से पूछ ले, कर्मचारियों से बात कर ले मोदी जी और अमित शाह जी और जो भी केंद्रीय श्रम मंत्री हो, तो समझ में आ जाएगा। लेकिन ये तो बात करते हैं अडानी और अंबानी से, ये तो बात करते हैं तमाम पूंजीपतियों से। विजय माल्या पैसा लेके भाग जाए चलेगा, तमाम पूंजीपति कर्जा उठाए बैंक से, उनका हम माफ कर दें। लोगों ने रट लिया है अदानी अंबानी। क्या आपकी सरकार और क्या करती थी अदानी अंबानी के साथ? और ये अदानी अंबानी पैदा कहां से हुए आपकी सरकार के समय से? सुंदरानी जी पैदा कहां हुए छोड़िए, उनको पाल पोस कौन रहा है? हमारी सरकार में अडानी अंबानी पूंजीपति थे, तो सिर्फ एक आप लोगों को जुमला मिल गया है। आपके यहाँ मालिक हैं। नहीं, आप लोग एक शपथ पत्र दे दो, आपकी राज्य सरकारें कभी इन उद्योगपतियों का सहारा नहीं लेगी या उद्योग नहीं लगने देगी इनके। क्यों नहीं आप एक निर्णय ले लेते हो, बार बार पूछने का काम करते हो अदानी अंबानी अदानी अंबानी। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आपको पीड़ा, आपने कुछ किया नहीं देश के लिए। हो रही हो अदानी अंबानी के लिए? अरे आपको पीड़ा क्यों? अरे नहीं, मैं बोलता हूँ आप नीतिगत निर्णय लीजिए ना कि छत्तीसगढ़ में नहीं लगने देंगे अदानी अंबानी का उद्योग। क्यों नहीं आप निर्णय लेते हो? लेकिन आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लोग हैं। बात हो रही कर्मचारी अधिकारियों के पेंशन की और आप अदानी अंबानी पे ले आते हो, आप मोदी जी पे ले आते हो, आप 17,000 करोड़ पे ले आते हो। इसीलिए ले आ रहे हैं सुंदरानी जी कि आज कोई अगर नीति ओपीएस की और कोई मुद्दा है अभय नारायण जी, आप तो एक अच्छे प्रवक्ता हो, आप अच्छी बातें करते हो, लेकिन आप ये कब से करने लग गए अदानी अंबानी 17,000 करोड़ और ये तो आपको तकलीफ? अच्छे प्रवक्ता है भाई, और बहुत अभी प्रोग्राम शुरू होने के पहले भी बता रहे थे कि अभय नारायण जी ऐसा कोई प्रवक्ता नहीं है कांग्रेस पार्टी के अंदर। अभय जी बहुत तारीफ कर रहे थे सुंदरानी थोड़ी देर पहले आपकी ना। मैं तो अभी ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं। सुंदरानी जी को मैं यही समझा रहा हूं कि जब हम धान का बोनस देते हैं तो भाजपा को तकलीफ होती है, जब हम आरक्षण का विधेयक पास करके हमको कहां तकलीफ है, आप और दो ना, तो भाजपा को तकलीफ होती है। आज हम ओपीएस लागू कर रहे हैं तो भाजपा को तकलीफ हो रही है। नारायण जी, आरक्षण के बिल में हमने सर्वसम्मति से विधानसभा में पारित कराया है। रोकवाया किसने है? रोकवाया किसने? आप लोगों पर आरोप है कि पुरानी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है आपके समय बंद की गई थी 2004 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ऐसी स्थिति में जब यहाँ पर देश में सर्वे करा ले, पेंशन स्कीम लागू हो रही है, आप लोग का रुख क्या और शपथ पत्र को लेकर क्या कहेंगे जो कर्मचारियों से भरवाने जाने की बात की जा रही है? निश्चित रूप से कर्मचारी अधिकारियों की आंखों में धूल झोंकने का काम ये सरकार कर रही है। शपथ पत्र और आपको एफिडेविट देके, शपथ पत्र देके कहना पड़ेगा
हम ओल्ड स्कीम में रहना चाहेंगे, न्यू स्कीम में रहना चाहेंगे। अगर हम न्यू ओल्ड स्कीम में रहेंगे तो हम आपको वहां से पैसा लाके आपके खाते में जमा कराएंगे। ये कहीं ना कहीं 14% जो अभी जमा करने की बात है, ये जमा नहीं करना चाहते, इससे बचना चाहते, क्योंकि इनका खजाना खाली है, कंगाली के कगार पे छत्तीसगढ़ सरकार। कहीं ना कहीं ये भ्रम पैदा करना चाहती है। देखिए, छत्तीसगढ़ में राजनीतिक मामलों की कभी नहीं, अब तो कर्मचारियों का भी एक मामला सामने आ गया कि अब एनपीएस या ओपीएस क्या डिसाइड करना है। सरकार ने डिसाइड कर दिया है कि ओपीएस पे जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है, साफ तौर पर बता रही है कि आपको करना है तो आप करिए, हर चीज के लिए केंद्र को उत्तरदायी मत ठहराइए। झारखंड में भी इसी प्रकार से ओपीएस को लागू किया गया, लेकिन हाँ, कुछ संशोधन वहां की सरकार को करने पड़े हैं। यहां के कर्मचारी नेता भी साफ तौर पर करेंगे, सरकार से बैठकर बात करेंगे। हो सकता है कि आगे चलकर उसमें कोई ना कोई संशोधन करना पड़ जाए, लेकिन हाँ, ओपीएस का स्वागत फिलहाल कर्मचारी संगठन कर रहे हैं। तो आज के मुद्दे में आप सभी लोग हमें से जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य